हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के क्रैश कोर्स बना के डाल दिए हैं। अब बारी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। बहुत सारे बच्चे कई दिन से पूछ रहे थे कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो कब शुरू किया जाएगा। आज दोस्तों हम वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बड़ा टॉपिक है। इस पूरी की पूरी सीरीज में हम जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप का पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वर्ल्ड वार, बोस्टन की चाय पार्टी, यूरोपियन यूनियन का विकास और उसके अंग, ईरान की इस्लामिक पार्टी, ऐसे टोटल हम लगभग 11 जिसको आप कह सकते हैं 11 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और इन वर्ल्ड हिस्ट्री के इन टॉपिकों की पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज, जितने भी एग्जाम हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, यूजीसी नेट और एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम, सबके नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको बाई कोरियर। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके उनको आप लोग इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर पर आपको नोट्स मिलेंगे। आप आराम से तैयारी करके घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक में दिक्कत आती है वो आप हमें बताएं, उसके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी भी इटली की तरह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों में एकता बिल्कुल नहीं थी। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी ऑस्ट्रिया हंगरी, आपने देखा होगा उस समय बहुत शक्तिशाली थे। ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का बहुत बड़ा विरोधी, कट्टर विरोधी था। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी पिछड़ा हुआ और एक विभाजित देश था, बंटा हुआ, टुकड़े टुकड़े हुआ देश था। फिर भी जर्मनी के देशभक्त जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास जरूर कर रहे थे। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे जर्मन एकता को बल मिला। जर्मनी की औद्योगिक प्रगति हुई, वाणिज्य व्यापार का विकास भी हुआ। ये कुछ शुरुआत थी। जो टुकड़ों में बटा हुआ जर्मनी, जो पिछड़ा हुआ जर्मनी, जो सब कुछ हर जगह से कमजोर था, उसको धीरे धीरे करके अब ताकत मिलने लगी थी। नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी राज्यों का एक संघ स्थापित करके राष्ट्रीय एकता का मार्ग साफ कर दिया। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में अब देखने लगे थे। 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आ गई और वो इकट्ठे होने लगे। पर्शिया के नेतृत्व में पर्शिया के नेतृत्व में आर्थिक संघ की स्थापना से राष्ट्रीय एकता की भावना को और ज्यादा बल, मजबूती मिली। इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिला, प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विकास ने राजनीतिक एकीकरण को ठोस आधार प्रदान कर दिया। जर्मनी का पूंजीपति वर्ग आर्थिक विकास और व्यापार की प्रगति के लिए जर्मनी को एक संगठित राष्ट्र बनाना चाहता था। यह वर्ग एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना के पक्ष में था। दोस्तों देखिए, जिस भी कोई भी देश हो, उसका जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी ये सोच होती है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। और आर्थिक रूप से मजबूत कब होगा? जब देश के अंदर एकता होगी, देश के अंदर एक केंद्रीय शासन मजबूत होगा, देश के अंदर स्थिर स्थिर सरकारें होंगी, देश में विदेशी शक्तियों का दबाव कम होगा, तब ऐसा होता है। हर देश ये चाहता है। जर्मनी के एकीकरण में रेल लाइनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रेलवे के निर्माण में प्राकृतिक बाधाएं दूर हो गई थी। रेल मार्ग के निर्माण से राष्ट्रीय और राजनीतिक भावना के विकास में सहायता मिली। जर्मनी के लेखकों और साहित्यकारों ने भी लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को आगे लाने का, उनको समझने का, लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम किया। अंत में जो बिस्मार्क था, जिसको आप ओटो वन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं, उसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। इसके लिए उसे युद्ध भी करना पड़ा। ये चीज आपको देखनी है। 1823 ईस्वी की क्रांति के बारे में पहले आप ध्यान से देखिए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव जर्मनी की रियासतों पर गहरा पड़ा। ब्रुन्सविक, हीस, होनोवर, सैक्सोनी, बवेरिया और नूरमबर्ग
इनके शासकों ने 1815 ईस्वी का संविधान लागू किया। पर्शिया और ऑस्ट्रिया को छोड़कर सभी जर्मन राज्यों में वैध शासन की स्थापना हो गई। लेकिन पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रूस के प्रयासों से उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। पुनः प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन की स्थापना हो गई। जर्मन राज्य ने आंदोलन को दबाने के लिए अनेक कठोर कानून बनाए। सभा के आयोजन और भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में भी आपने देखा है, जब 1975 से 1977 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो उस समय सभाएं, भाषण, मीडिया, हर किसी चीज पर पाबंदी लगा दी थी। और जितने भी मीडिया कर्मी थे, जो सशक्त मीडिया कर्मी थे, निडर थे, उनको और अपोजिशन के नेताओं को जेलों में ठूस दिया था। विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कायम किया गया। विद्यार्थी संघ को अवैध घोषित कर दिया गया। ये सब हमारे देश में भी हुआ है। जब जब किसी भी देश में इमरजेंसी होती है या निरंकुश शासन होता है, तो वहाँ ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन जब निरंकुश शासन अपने चरम पर होता है, तो वो उसके अगला कदम उसका खत्म होने का होता है। ये दुनिया में हर जगह हुआ है। राष्ट्रीयता के प्रचारकों और उदार शासन की मांग करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन प्रतिक्रियावादी की यह विजय अक्षणिक थी। थोड़े समय के लिए राष्ट्रीयता की लहर दब गई थी। जैसे भारत में भी हुआ, 75 में इमरजेंसी लगी, 77 तक 2 साल जब तक इमरजेंसी लगी, नेताओं को, मीडिया कर्मियों को, स्वतंत्र सबको जेलों में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, देश के अंदर चुनाव हुआ, जिस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी, जब दोबारा चुनाव हुआ, तो वो बुरी तरह हारे थे। ये जनता का आक्रोश जो है, वो हमें देखना है। दुनिया के हर देश में उसका प्रभाव होता है। लेकिन जर्मनी के निवासी राष्ट्रीयता से प्रभावित हो चुके थे। उनमें क्रांति की आग धीरे-धीरे सुलग रही थी। शीघ्र ही ये आग 1848 ईस्वी में भड़क उठी थी। अब आगे देखिए, 1848 ईस्वी की क्रांति में क्या रहा? 1848 की क्रांति से जर्मनी के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी में परोक्ष रूप से सहायता मिली। 1848 की क्रांति ने ऑस्ट्रिया में निरंकुश शासन का एक प्रकार से अंत कर दिया। मैटरनिक का पतन हुआ, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रबल शत्रु था। वियना के देशभक्तों की विजय से जर्मनी के देशभक्त बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए। परस, बवेरिया, सैक्सोनी, वादेन आदि राज्यों के निवासियों ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शासकों को उदार संविधान लागू करने के लिए बाध्य किया गया। अनेक राज्यों में उदार संविधान भी लागू किया गया। भाषणों और लेखन पर से प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रारंभ में सभी राज्यों में क्रांतिकारियों को सफलता मिली। अतः 1848 ईस्वी की क्रांति ने लोगों में एकता तथा संगठन की भावना उत्पन्न की और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। अब इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक नीति अपनाई, एक नई नीति अपनाई, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की बड़ी कठोर आलोचना की थी। बिस्मार्क का उद्देश्य परस को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना उसका मेन उद्देश्य था। वो चाहता था कि परस को शक्तिशाली राष्ट्र बनाओ और उसी के लीडरशिप में जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी पॉसिबल है। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति भी बनाना चाहता था। उसने पर्सा की सेना का संगठन करके उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता करना भी चाहता था। नेपोलियन प्रथम का योगदान देखिए अब इसके अंदर। नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी के 300 राज्यों को समाप्त करके 10 राज्यों का एक संघ बना दिया।
उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से जर्मनी के लोगों को परिचित करवाया, अवेयर किया उसको उनको, क्योंकि जब भी किसी देश के अंदर कोई क्रांति करनी होती है या कोई बड़ा बदलाव चाहिए होता है, तो आपको वहाँ की जनता के सामने दुनिया के ऐसे देशों के एग्ज़ाम्पल पेश करने होते हैं, जहाँ पर वो तरीका सफल हुआ हो। ऐसा हुआ है। दुनिया के अलग-अलग देशों में, भारत में भी आपने पढ़ा होगा, जब देश में 1857 की क्रांति हुई, देश में जितने भी असहयोग, सविनय हो गया, जितने बड़े-बड़े आंदोलन हुए, उन सब आंदोलनों में अमेरिका की स्वतंत्रता की कहानी, दुनिया के दूसरे देशों की स्वतंत्रता की स्टोरियाँ सुनाई जाती थी बड़े-बड़े नेताओं के द्वारा जनता को, और उससे जनता मोटिवेट होती है, जनता प्रोत्साहित होती है, जनता के अंदर एक जोश पैदा होता है, और इसी जोश और इसी प्रोत्साहन की वजह से क्रांतियाँ और आंदोलन सफल हुआ करते हैं। उसने अपने अधीनस्थ राज्यों में अपना कोड भी लागू कर दिया। देखिए, नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी के 300 राज्यों को समाप्त करके डच राज्यों का एक संघ तो बना लिया। उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से जर्मनी के लोगों को परिचित भी करवा दिया और अपने अधीनस्थ राज्यों में अपना कोड भी लागू कर दिया। इससे जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगी और वे जर्मनी को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखने लगे थे। अब देखिए, वियना कांग्रेस के निर्णय के विरुद्ध जर्मनी में प्रतिक्रिया क्या हुई फिर? वियना कांग्रेस के द्वारा जर्मनी को पुनः छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था। उनका एक संघ बनाया गया, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया का जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट था। वियना कांग्रेस की व्यवस्था से जर्मनी के निवासियों में असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित रख दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण के आर्थिक तत्वों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी इसमें। पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ। आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। क्योंकि देखो दोस्तों, किसी भी देश का राजनीतिक एकीकरण तभी होता है जब उस देश में आर्थिक एकीकरण हो। अगर देश के अंदर समृद्धि हो, देश में आर्थिक एकता हो, देश में बड़े-बड़े उद्योग, धंधे, बिज़नेस, रोज़गार हों, तो उस देश में राजनीतिक एकता ऑटोमैटिकली आ ही जाती है। और राजनीतिक एकता गड़बड़ाती कब है? जब देश में भूखमरी हो, गरीबी हो, आर्थिक शोषण हो, लोगों के मतलब हालत खतरनाक हो, न बिज़नेस हो, न रोज़गार हो, न धंधा हो, न बिज़नेस हो, तब ये समस्या राजनीतिक एकता भी बन जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी की राजनीतिक एकता, जर्मनी के एकीकरण में वहाँ का आर्थिक जो एकीकरण है, जो आर्थिक समृद्धि है, वो सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा। आर्थिक एकीकरण ने जर्मनी के विकेंद्रीकरण में सहायक प्रादेशिक और राजवंशीय प्रभाव को कम कर दिया। जर्मनी के एकीकरण में औद्योगिक विकास से भी सहायता मिली। जर्मनी का पूंजीपति वर्ग केंद्रीय सरकार का समर्थक बन गया था। जर्मनी के एकीकरण में रेल लाइनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इससे एकीकरण के मार्ग की प्राकृतिक बाधाएं दूर हो गई। राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान सरल हो गया। औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जर्मनी का एकीकरण आवश्यक हो गया। संपूर्ण जर्मनी के लिए एक प्रकार के सिक्के, एक प्रकार की विधि व्यवस्था की मांग करी गई, और इस प्रकार आर्थिक जीवन में परिवर्तन से भी जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये चीज़ें आपको एक बार अच्छे से समझनी है। हम ऑल ओवर इंडिया में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जो कोरियर के माध्यम से आपको भेजा जाता है, जिसमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों सेक्शन होते हैं। और अगर आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट, यूजीसी नेट, एसएससी, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके नोट्स आपको कोरियर से प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो भी आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, एग्जाम कौन सा देना है और सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ये चीज़ें लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी एग्जाम के बारे में अपडेट होगी, वो व्हाट्सएप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक में थी। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। शुभ